वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन लिमिट्स ऑफ सीक्वेंसेस। पिछले लेक्चर में जो मेन थ्योरम हमने डिस्कस किया था वो था बोल्जानो-वायस्ट्रास प्रॉपर्टी, जो कहती है कि हर बाउंडेड रियल सीक्वेंस का एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होता है। अगर हम ये बाउंडेडनेस की हाइपोथेसिस हटा दें यहाँ से तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा क्लियरली, इजी काउंटर एग्जाम्पल्स। तो ये इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है। ऑल राइट, सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो इस स्लाइड का जो टाइटल है वो है सर्कल रोटेशन, पर जो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे उसमें ना हमें कहीं कोई सर्कल दिखेगा ना रोटेशन जैसा कुछ दिखेगा, पर फिर भी ये एक उचित नाम है। हम ये नहीं देख पाएंगे कि क्यों ये उचित नाम है, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, बस नाम है हमारे लिए ये। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन रिकॉल कर लेते हैं। तो रिकॉल दैट फॉर एनी एक्स, कोई भी रियल नंबर अगर एक्स हमारे पास है तो उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो ऐसे डिफाइन होता है, एक्स में उसकी फ्लोर वैल्यू को माइनस कर दें। और इसकी जो नोटेशन है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से चुनी गई है, ऐसे लिखते हैं। ये नोटेशन स्टैंडर्ड है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के लिए। समस्या इसमें यह है कि दिस कैन बी कंफ्यूज विद द सिंगल टर्न विच कंटेन्स एक्स, यानी कि वो सेट जिसका एकमात्र एलिमेंट एक्स है वो भी ऐसे ही लिखेंगे, राइट। अगर मुझे वो सेट लिखना है जिसमें केवल एक्स और कुछ और नहीं है, केवल एक्स है, तो ऐसे लिखेंगे। और फ्रैक्शनल पार्ट को भी ऐसे लिखा गया। अब ये तो कोई रियल नंबर है नहीं, ये तो एक सेट है और ये एक रियल नंबर है, तो नोटेशनली ये बहुत बुरी बात है, पर अब यही स्टैंडर्ड है, यही चुना है लोगों ने, ठीक है। सो ये दिस इज जस्ट अ रिकलेक्शन, और उसका ग्राफ ऐसा है फ्लैट इस फंक्शन का। सो दिस गिव्स अस अ फंक्शन, ये तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया। इसकी मदद से अब हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज जस्ट दिस फंक्शन कौन सा मैप ये है, नोटेशनली वो ये है, हम कर्ली ब्रेसेस लिख करके एक डॉट उसके अंदर लिख दिया, और ये फंक्शन का डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, आउटपुट इज, आउटपुट को भी रियल्स लिख सकते हैं या फिर 0,1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, रियल्स लिखने में कोई बुराई नहीं है। सो व्हाट इज दिस फंक्शन, दिस फंक्शन टेक्स एनी रियल नंबर x एंड आउटपुट्स द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दैट्स हाउ दिस फंक्शन इज डिफाइंड। नोटेशन उसकी ये है, मतलब एक कर्ली ब्रेसेस बना के बीच में डॉट लिख दें। दिस डॉट डिनोट्स कि यहाँ पे कुछ फीड किया जा सकता है, दिस इज अ हंग्री ऑपरेटर ऐसे बोला जाता है। इसमें कुछ हम फीड कर सकते हैं और फिर वो आउटपुट ये दे देगा, राइट। तो दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और अगर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ बनाया जाए तो वो ऐसा दिखेगा, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 एंड सो ऑन, और ये जो है ये भी ये 1 है, एंड दैट्स इट, दिस इज -1, राइट। ये उसका ग्राफ है। अब सर्कल रोटेशन की बात, कोई भी अल्फा दिया हो तो इन दो चीज़ों की मुझे आवश्यकता पड़ेगी, तो ये थोड़ा साइड कर देता हूँ। सो फॉर एनी अल्फा, कोई भी रियल नंबर अल्फा हो तो वी कैन डिफाइन दिस सीक्वेंस, और लेट्स से वी डिफाइन, या ऐसा बोलना चाहिए फिक्स अल्फा, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि फिक्स एन अल्फा एंड नाउ डिफाइन xn as the fractional part of n alpha। n alpha एक रियल नंबर है क्योंकि अल्फा एक रियल नंबर है, n इज अ नेचुरल नंबर, तो n alpha इज अ रियल नंबर, उसका फ्रैक्शनल पार्ट ले लिया, ठीक है। हर एक n के लिए हमें एक नंबर मिल जाएगा, तो एक सीक्वेंस डिफाइन हो गया। तो इस सीक्वेंस को मैं बोलूँगा, दिस इज नॉट अ राइट टर्मिनोलॉजी और एनीथिंग, बट इस सीक्वेंस को ही मैं बोल दूंगा इर्रेशनल सर्कल रोटेशन बाय अल्फा। एनीवे द पॉइंट इज, हम इस तरह के सीक्वेंस को स्टडी करना चाहते हैं, जो एक अल्फा को फिक्स करने के बाद इस तरीके से डिफाइन होने पर जो सीक्वेंस मिला हमें, हम उनकी स्टडी करना चाहते हैं, राइट। इंटरेस्टिंग सीक्वेंसेस हैं ये। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये किस तरीके से दिखेंगे। एक रैशनल वैल्यू चूज करके देखते हैं। अल्फा की वैल्यू 2/3 ले लेते हैं और देखते हैं ये जो सीक्वेंस जनरेट होता है वो क्या होता है।
तो 2/3 लेंथ का जो लाइन सेगमेंट है वो मैंने पहले से बनाया हुआ है, तो सॉरी। सो x1 की क्या वैल्यू है? x1 इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 टाइम्स अल्फा, राइट? व्हाट इज x1? x1 इज, by definition, this is just fractional part of 1 times alpha, which is fractional part of 2/3. अगर ग्राफ से देखना चाहें, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2/3 इज 2/3, और इस बात को ग्राफ से अगर हम देखना चाहें तो ये जो पॉइंट हमारे पास है, इस पॉइंट से अगर हम वर्टिकल लाइन बनाएंगे तो हमें ये जो लेंथ मिलेगी, दिस लेंथ इज प्रिसाइसली द वैल्यू ऑफ x1, यानी दिस लेंथ इज x1 और या व्हाटएवर. सो लेट मी ड्रॉ दैट. एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी मुझे तैयार कर लेनी चाहिए थी. सो दिस इज 2/3, ये जो पॉइंट है, मतलब दिस इज x1. व्हाट इज x2? x2 is 2 times alpha का fractional part, which is 4/3 का fractional part, which is just 1/3. राइट? देखें डायग्राम से, तो हमें ये चीज़ पहले एक्स एक्सिस पे स्थापित करनी होगी, और वो बड़ा आसान है क्योंकि 2/3 तो हमारे पास है ही. 2 times 2/3 कैसे करेंगे? इसी को और एक स्टेप सरका देंगे तो मिल जाएगा. तो हम क्या करेंगे, ये पिंक वाला लिया और इसके आगे इसको ही अपेंड कर दिया. तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज 2 times 2/3, और इस पे वर्टिकल लाइन बना के अगर ऐसे हम करेंगे तो हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 times 2/3 मिल जाएगा. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. So this is x2. What is x3? x3 by definition is 3 alpha, which is 3 times 3 times 2/3 का fractional part. 3 times 2/3 is an integer. Integer का fractional part is 0. ग्राफ से अगर देखने की कोशिश करें तो ये जो 2/3 है और इसमें ऐड कर दें तो हम 2 पे ही लैंड कर जाएंगे, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो क्लियरली 0 है. तो x3 यहाँ पे 0 दिख रहा है. तो ग्राफ से देखें चाहे न्यूमेरिकली कंप्यूट करके देखें, ऑब्वियसली सेम ही चीज़ आएगी. तो ये तो रैशनल में बड़ा आसान है, और कोई भी रैशनल वैल्यू लेंगे, अल्फा की जगह कुछ भी रैशनल वैल्यू लेंगे, अल्टीमेटली से मेरा मतलब वो वाला अल्टीमेटली नहीं जिसकी हम बात करते आए हैं. कहने का मतलब एट सम पॉइंट आपको 0 मिलेगा ही मिलेगा. इस पूरी सूची में एक बिंदु के बाद 0 आएगा और फिर पूरा पैटर्न रिपीट हो जाएगा. सो दिस विल बी अ पीरियोडिक सीक्वेंस. अगर अल्फा रैशनल लेते हैं, जैसे 2/3 द रैशनल नंबर, तो ये जो सीक्वेंस जनरेट होगा ये एक पीरियोडिक सीक्वेंस होगा, जैसे कि अभी हमने यहाँ देखा. पर इंटरेस्टिंग सिचुएशन तब आएगी जब ये अल्फा इरैशनल हो जाए. तो ये जो ऑरेंज वाली लाइन है, दिस इज सपोज टू बी एन इरैशनल नंबर. तो लेट्स सी क्या हमको मिलता है इससे. तो ये मैंने ले लिया, लेट्स से. सो दिस इज अल्फा बेसिकली, दिस पॉइंट इज अल्फा. मे बी उस फिगर में भी मुझे लिख ही देना चाहिए. सो दिस इज अल्फा, दिस इज 2 अल्फा, दिस इज 3 अल्फा. ओके, दिस इज अल्फा. यहाँ पे आ गया मैं. तो ये अल्फा है, इस पे क्या वैल्यू मिल रही है? ये आई x1 हमारी वैल्यू. 2 अल्फा देखते हैं. ये x2 आ गया. 3 अल्फा देखते हैं. एंड सो ऑन. सारे तो बनाए नहीं जा सकते, इनफाइनाइट वैल्यूज हैं. मतलब ये थोड़ा सा, ये जो नंबर है ये इंटीजर नहीं है, वो फिगर में दिख रहा होगा. इससे अच्छा मैं इसे मिटा ही दूँ, कन्फ्यूजन कॉज करने से क्या फ़ायदा. एनीवे, सो पॉइंट इज कि यू कैन जस्ट प्लॉट एंड सी. इरैशनल के लिए मे बी पेपर पे इसको बनाना अच्छा रहेगा, एक बार के लिए थोड़ी फील आएगी. ओके, सो दिस इज दीज सीक्वेंसेस आर वेरी इंटरेस्टिंग, और इनको हम इनको हम सर्कल रोटेशन का नाम दे रहे हैं. पर ये है तो सीक्वेंस, इसमें सर्कल रोटेशन क्या. तो जैसे कि हमने बोला, इन नाम को हम जस्टिफाई नहीं करेंगे. ठीक है. सो फॉर एनी रियल नंबर अल्फा वी गेट सच अ सीक्वेंस. अगर अल्फा रैशनल है तो ये एक पीरियोडिक सीक्वेंस जनरेट होगा. अगर अल्फा रैशनल नहीं है तो ये पीरियोडिक सीक्वेंस जनरेट नहीं होगा कभी भी. लेट मी जस्ट आर्ग्यू इट. इन फैक्ट, maybe I'll say that
if alpha is irrational. It's a simple observation, but interesting and powerful observation. If alpha is irrational, then these are pairwise distinct. ये मैं कह रहा, क्यों ऐसा है? सबसे पहले तो recall what are these x1, x2, x3. xk is just the fractional part of k alpha, right? तो हमको शो करना है ये pairwise distinct है, तो हम कैसे शो करेंगे? Say k equals xr और sum k and r, l लिख लेते हैं, xk equals xl, then by definition this is the case. पर अगेन अगर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ठीक से मालूम है तो इसका मतलब होता है, इनफैक्ट दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग कि k अल्फा माइनस l अल्फा इज एन इंटीजर. तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है छोटी सी, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ. फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में छोटी सी बात कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लेट मी यूज x, मे बी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y बराबर है इफ़ एंड ओनली इफ इनका डिफरेंस एक इंटीजर है. राइट, सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल x एंड y. छोटी सी बात पर इम्पोर्टेंट बात. तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो उनका जो डिफरेंस है वो इंटीजर होना चाहिए, पर इनका डिफरेंस अगर इंटीजर है तो अल्फा एक रैशनल नंबर हो गया अपने आप ही, क्योंकि दिस इम्प्लाइज या दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस इज एन इंटीजर. पर k और l तो अलग अलग हैं, ये बोलना चाहिए था मुझे. xk इक्वल्स xl एंड वी आर अस्यूमिंग k नॉट इक्वल टू l. कॉन्ट्रडिक्शन मान के हम प्रूव करेंगे. सो k नॉट इक्वल टू l हमें प्रूव करना था ये सब पेयरवाइज डिस्टिंक्ट है. तो बाय अस्यूम ऑन द कॉन्ट्ररी कि नहीं, पेयरवाइज डिस्टिंक्ट नहीं है, तो कोई ना कोई दो ऐसे होंगे जो बराबर होंगे विच करस्पॉन्ड टू डिफरेंट इंडिसेस. ठीक है, अगर वो बराबर हैं तो ये इक्वालिटी हमारे पास आएगी. पर अगर ये इक्वालिटी आ रही है तो जैसे कि हमने बात करी, उससे हमें ये मिल जाएगा और उससे हमें ये मिल जाएगा. पर k माइनस एल ज़ीरो नहीं है और ये चीज़ एक इंटीजर है, तो अल्फ़ा को रैशनल नंबर होना पड़ेगा. और अल्फ़ा तो इर्रेशनल है, दैट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन एंड दैट्स इट. तो अगर हम इर्रेशनल अल्फ़ा लेते हैं तो ये पीरियोडिक सीक्वेंस, तो क्या ये तो इंजेक्टिव सीक्वेंस हो जाएगा? कोई भी दो चीज़ें इस सीक्वेंस में बराबर नहीं है. तो एकदम स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है रैशनल केस में और इर्रेशनल केस में. रैशनल केस में सीक्वेंस पीरियोडिक जनरेट होता है, इर्रेशनल केस में सीक्वेंस इंजेक्टिव होता है, एकदम ही उल्टा पीरियोडिक का. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. ऑलराइट, पर इसका एक ऑल्टरनेट विजुअलाइजेशन है जो हमारे ज़्यादा काम का है, जो बहुत सरल है. तो ये रहा यूनिट इंटरवल, लेफ्ट हैंड पॉइंट इज़ 0, राइट हैंड पॉइंट इज़ 1, और अल्फ़ा वही हमने एक बार 2/3 चूज़ कर लिया. तो समझने की कोशिश करते हैं कि जो सीक्वेंस है उसमें जो पॉइंट्स हैं वो कैसे दिखेंगे. तो x1 इज दिस पॉइंट, ये जो लेंथ है पिंक कलर की, ये जो लेंथ है दिस इज 2/3. तो दिस पॉइंट इज x1. अब क्या होगा जब नेक्स्ट जो नंबर है यानी x2 इज, उसको ऐसे समझ सकते हैं अल्फा प्लस अल्फा का फ्रैक्शनल पार्ट है. अब अभी करंटली हम यहाँ पर हैं, तो इसमें अगर हम अल्फा जोड़ें तो हम इस यूनिट इंटरवल के बाहर निकल जाएंगे. तो सर्टेनली ये जो पॉइंट है ये किसी भी चीज़ का फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, ये जो नंबर है तो 1 से बड़ा हो गया. सो द आइडिया इज और द ऑब्जर्वेशन इज कि यू कैन जस्ट ट्रंकेट इट हियर, और ये जो चीज़ है दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अल्फा प्लस अल्फा. तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 2 अल्फा मैंने बना लिया. दिस नंबर इज करंटली 2 अल्फा. यहाँ पे ये जो नंबर है दिस नंबर इज 2 अल्फा, पर ये लेंथ 1 से छोटी है, वो दिख रहा है फिगर में, ये 1 से छोटी है, और ये जो इतना पार्ट है ऑफ कोर्स ये 1 के बराबर है. तो जब इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे तो इतना गायब हो जाएगा, केवल ये बचेगा. तो फ्रैक्शनल पार्ट अगर समझ में आता है तो ये बात समझ में आती है. सो व्हाट इज दैट थिंग, उसको हम आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं. नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, बट आई गेस दिस डज इट जस्टिस. तो ये जो चीज़ है दिस इज एक्चुअली द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अल्फा प्लस अल्फा, यानी दैट इज x2. दिस पॉइंट इज x2.
और अब मैं वो मिटा देता हूँ। ठीक है, सो आई होप ये रीजनिंग समझ में आई, या ये जो 2 स्टेप्स हुए वो समझ में आए। पहले अल्फा मार्क किया, अब उसका फ्रैक्शनल पार्ट अल्फा ही है तो वो x1 हो गया। फिर 2 अल्फा मार्क किया, पर 2 अल्फा इस डोमेन से बाहर निकल गया है। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा यूनिट इंटरवल में ही लाई करेगा, इनफैक्ट ओपन ऑन द राइट साइड एंड क्लोज ऑन द लेफ्ट साइड, केवल इसमें ही फ्रैक्शनल पार्ट किसी रियल नंबर का लाई कर सकता है। तो जैसे ही हम उसके बाहर निकले, जो पार्ट हम ट्रंकेट कर सकते थे, जो काट के हटा सकते थे, वो हटा दिया, और जो बचा हुआ था वो यहाँ लगा दिया। तो दिस इज हाउ फ्रैक्शनल पार्ट वर्क्स। पर आपको ये अपने आप को कन्विंस करना चाहिए कि जो एल्जेब्राइक डेफिनेशन है या जो रिटन में डेफिनेशन है वो इसके साथ तालमेल बना रही है। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज x2। अब x3 के लिए क्या करेंगे, दिस इज द क्रूशियल पॉइंट। x3 के लिए हम 3 बार ये काम कर सकते हैं कि ठीक है, दिस इज अल्फा, फिर हम 2 अल्फा मार्क कर लेंगे, फिर 3 अल्फा मार्क कर लेंगे, और फिर उसका फ्रैक्शनल पार्ट ले लेंगे। बट वो करने की ज़रूरत नहीं है। जो x2 की वैल्यू है, जो पहले 2 का फ्रैक्शनल पार्ट है, उसमें ही केवल अल्फा अगर जोड़ करके फ्रैक्शनल पार्ट लें तो भी कोई समस्या नहीं है। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज द फॉलोइंग कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x नहीं बोलना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लेट्स से u प्लस ये जो चीज़ है, दिस इज नथिंग बट u प्लस v का फ्रैक्शनल पार्ट। मैं बस ये फैक्ट यूज़ कर रहा हूँ। ओके, यूजिंग दिस फैक्ट, चाहे मैं इसमें अल्फा जोड़ के फ्रैक्शनल पार्ट ले लूँ या डायरेक्टली मैं 3 अल्फा का फ्रैक्शनल पार्ट ले लूँ, एक ही बात है। जस्ट वेरी सिंपल इक्वेशन, एंड यू शुड वेरीफाई दिस, कोई बड़ी चीज़ नहीं लिखी हुई है। तो मैं यहीं से अब यहाँ पे अल्फा जोड़ करके फ्रैक्शनल पार्ट ले लूँगा, पर अगर यहाँ से मैं अल्फा जोड़ूंगा तो मैं 1 पे पहुँच जाऊँगा। दिस इज 1/3 एक्चुअली। ये जो नंबर है x2 इज 1/3 and x1 is 2/3 and x3 is fractional part of this thing, but fractional part of this thing is 0 क्योंकि ये this thing is 1, पूरी चीज़ तो 1 है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, तो दैट इज x3। नाउ व्हाट इज x4? यहीं पर मैं अल्फा जोड़ूंगा तो मैं जिस नंबर पर पहुंचूंगा उसका फ्रैक्शनल पार्ट लेने पर मुझे x4 मिल जाएगा, पर मैं पहुंचूंगा x1 पर। सो दिस इज सेम एज x4, x1 is same as x4, and similarly this is x5 and this is x6 and so on and so on। तो एक पीरियोडिक सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे, फिर सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। इस तरीके से ये सीक्वेंस डेवलप होगा। कोई भी रैशनल अगर हम लेंगे अल्फ़ा तो ऐसी ही चीज़ सामने आएगी। करके देखना चाहिए, अलग अलग अल्फ़ा की वैल्यूज़ लेकर के ट्राई करें। और जो इर्रेशनल के लिए थोड़ा देख लेते हैं कैसा बनना चाहिए। तो ये सपोजिडली एक इर्रेशनल लेंथ है, ठीक है। सो दिस इज x1। फिर x2 निकालने के लिए यहीं पर हम अपना अल्फ़ा ऐड करेंगे। तो ये जो ऑरेंज लेंथ है ये अल्फ़ा के बराबर है। सो दिस इज x2, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 अल्फ़ा ही x2 है। फिर इसमें हमने जोड़ा तो हम इंटरवल के बाहर निकल गए। तो इस चीज़ का फ्रैक्शनल पार्ट इज x3 राइट, बाय डेफिनेशन। पर इस चीज़ का फ्रैक्शनल पार्ट इज कि वो 1 इतना चीज़ हम हटा दें उसमें, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट इज जस्ट दिस लेंथ। तो वो चीज़ शायद इसके बराबर है, आई थिंक सो। हाँ, सो दिस इज एक्चुअली x3। ये जो पॉइंट है ये x3 है। अब x4 कैसे निकालें? यहीं पर अगर हम अल्फा जोड़ें और फिर फ्रैक्शनल पार्ट ले लें तो x4 मिल जाएगा। वो सारा डिस्कशन जो यहाँ पे हुआ कि इक्वेशन इज दिस। सो दिस इज x4 एंड सो ऑन। डेवलप होता जाएगा, ये आगे बढ़ता जाएगा। और करके देखें, पेपर पे ये करके देखें तो कुछ बात समझ में आएगी। ये जो चीज़ें हैं, ये x1 x2 x3 ये सब पूरा भर देंगे इस इंटरवल को। ये जो डॉट्स हैं ये सब तरफ छितर जाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो डॉट्स केवल 3 पॉइंट्स में ही सीमित रह जा रहे हैं। पर यहाँ क्या होगा, ये जो डॉट्स हैं आप देखेंगे करके, जब देखेंगे एक्सपेरिमेंटली तो वो डॉट्स पूरी जगह पे आ जाएंगे। तो यू कैन एक्चुअली डू दिस फिजिकली। ऑलराइट, ओके। सो ये हमको दिमाग में रखना है, ये जो अभी हमने देखा। और अब हम जो असली थ्योरम है उसकी तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक प्रेपरेटरी लेमा प्रूफ करेंगे।
और फिर उसकी मदद से हम जो हमारा मेन थ्योरम है आसानी से डिराइव कर लेंगे। मेन जो टेक्निकल इनपुट है या जो मेन इंसाइट है वो इस प्रेपरेटरी लेमा में ही दिख जाएगी। सो हमारे पास एक इररेशनल रियल नंबर फिक्स्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इररेशनल है। और फिर वही हमारा सीक्वेंस हमने डिफाइन कर दिया, xn इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एन अल्फा हर नेचुरल नंबर के लिए। तो दिस गिव्स अस अ सीक्वेंस और हम कह रहे हैं द स्टेटमेंट वी वांट टू प्रूव इज, ध्यान से इसे पढ़ना पड़ेगा, कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव लिया जाए तो कोई ना कोई नेचुरल नंबर ऐसा है सच दैट जो nth टर्म है हमारा सीक्वेंस का वो 0 और एप्सिलॉन के बीच में है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं वो बहुत छोटी वैल्यूज लेंगे। कोई भी वैल्यू हम तय कर लें, जैसे एप्सिलॉन हमने कुछ तय कर लिया, तो एक समय ऐसा आएगा जो जिस समय पर हमारे सीक्वेंस का पॉइंट इस क्षेत्र में होगा, यानी कि बहुत उसकी छोटी वैल्यू होगी, हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ये कभी भी ज़ीरो हो नहीं सकता, राइट। एक्सन कैन नॉट बी ज़ीरो। एन अल्फा अगर ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब हो गया कि एन अल्फा इज़ एन इंटीजर, यानी अल्फा इज़ अ रैशनल नंबर। पर अल्फा तो इररेशनल हमने लिया ही है, तो ये हमेशा ज़ीरो से बड़ा ही होगा और क्लियरली वन से छोटा ही होगा, किसी चीज़ का फ्रैक्शनल पार्ट है। हम कह रहे हैं कि वो कितना भी छोटा हो सकता है सूटेबल चॉइस ऑफ एन के लिए। द स्टेटमेंट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। ओके, ट्राई टू प्रूव दिस। इंटरेस्टिंग पजल है और बहुत स्टैंडर्ड पजल है, पर वेरी इंटरेस्टिंग। इसका ऐसे देखा जाए तो रियल एनालिसिस से या कैलकुलस से कोई संबंध है भी नहीं, पर हम बोल्जानो-वायरस्ट्रास प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। बस पिजन होल प्रिंसिपल से ही हम अपनी बात को कह पाते, पर फिर भी मैं बोल्जानो-वायरस्ट्रास प्रॉपर्टी यूज़ करके इसे बताऊंगा। थोड़ा सा ओवरकिल है पर ठीक है। ओके, सो पॉइंट इज कि ये जो भी चीज़ है x1 x2 x3 एक सीक्वेंस जो बना है, तो ये बाउंडेड सीक्वेंस ही, ठीक है। और ये पेयरवाइज डिस्टिंक्ट भी हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो आएगी बात। पेयरवाइज डिस्टिंक्ट है हम देख चुके हैं, जब अल्फा इररेशनल होता है तो ये पेयरवाइज डिस्टिंक्ट होते हैं, ये हम देख चुके हैं। उपयोग में वो कहाँ पे आएगा वो बाद में हम समझेंगे, पर अभी के लिए दिस इज अ सीक्वेंस, अ बाउंडेड सीक्वेंस। इस वजह से इसका कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। इसका कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, मान लेते हैं कि कोई एक लिमिट कोई एक पॉइंट x पर सम सब सीक्वेंस कन्वर्जेस। तो कोई सब सीक्वेंस इसका ऐसा है जो एक सर्टेन x पर कन्वर्ज कर रहा है, लेट्स से x इज हियर। तो होगा क्या कि फ्रीक्वेंटली हमें दिखेगा कि जो पॉइंट्स हैं इस सीक्वेंस में वो x के नज़दीक आ रहे हैं। देयरफॉर दो डिफरेंट इंडिसेस के लिए हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे जो बहुत नज़दीक हैं आपस में। पूरी बात को समझना पड़ेगा। ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है। इस वजह से बोल्जानो-वायरस्ट्रास प्रॉपर्टी की मदद से हम कह सकते हैं कि इसका एक सब सीक्वेंस, एक ना एक सब सीक्वेंस ऐसा है जो कन्वर्जेंट है। मान लेते हैं वो x पर कन्वर्ज कर रहा है। अब x फिर इस इंटरवल में ही कहीं होना पड़ेगा। अगर इसका कोई सब सीक्वेंस हम लेते हैं जो कन्वर्जेंट है, तो उसकी जो लिमिट है वो इस यूनिट इंटरवल में ही कहीं होगी, क्योंकि हर पॉइंट इस सीक्वेंस का इस यूनिट इंटरवल में है। वो अलग बात है कि x1 भी हो सकता है, क्योंकि लिमिट ले रहे हैं तो x1 भी हो सकता है। इनमें से कोई भी पॉइंट 1 नहीं है, पर लिमिट लेने पर 1 मिल सकता है। पर फिर भी ये x इस क्लोज यूनिट इंटरवल में ही कहीं पर है। मान लेते हैं एक बार बनाने के लिए यहाँ पर है x, ठीक है। अब अगर x किसी सब सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है तो फ्रीक्वेंटली इस सीक्वेंस के पॉइंट्स x के नज़दीक आ रहे होंगे, पर अगर कोई दो पॉइंट x के नज़दीक हैं तो वो आपस में भी नज़दीक हैं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इससे हमें होगा क्या, इससे क्या प्रूव हो जाएगा कि टू डिफरेंट इंडिसेस k एंड l एग्जिस्ट सच दैट xk एंड xl आर वेरी क्लोज, ठीक है। तो इतना हम कर सकते हैं कि xk एंड xl आर वेरी क्लोज फॉर टू डिस्टिंक्ट इंडिसेस k एंड l। दिस इज बाय व्हाटएवर वी जस्ट सेड। पर इससे हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं। हमें दिखाना है कि देयर इज एन इंडेक्स फॉर विच द नंबर इज वेरी स्मॉल। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि दो इंडिसेस ढूंढ लिए जो आपस में बहुत नज़दीक हैं। सो पॉइंट इज दिस, अभी हमने देखा कि हम दो डिफरेंट इंडिसेस के और एल के लिए एक्स के और एक्स एल को बहुत पास ला सकते हैं, यानी सूटेबली चोजन के और एल के लिए के और एल अलग हैं। हम ये कर सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है ये स्मॉल हो जाए, स्मॉल का जो भी मतलब है। पर बाय डेफिनेशन एक्स के इज दिस फ्रैक्शनल पार्ट, एक्स एल इज दिस फ्रैक्शनल पार्ट, और फिर एब्सोल्यूट वैल्यू दिस इज स्मॉल, ये हम कर सकते हैं।
पर अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो गलत है, पर फिर भी अगर ऐसा हो सकता कि डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट्स इज फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ डिफरेंस, अगर हम ये लिख सकते होते, अगर ये जो चीज़ यहाँ लिखी है ये चीज़ अगर इसके बराबर हो जाती, देन वी वर डन। क्योंकि अब यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लें या ना लें एक ही बात है, फ्रैक्शनल पार्ट तो पॉजिटिव ही होता है। सो वी वुड हैव गॉटन कि ये स्मॉल है और फिर बात खत्म हो जाती, क्योंकि ये जो चीज़ है जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ k माइनस एल टाइम्स अल्फा है वो दैट इज इक्वल टू एक्स एन, वेयर व्हाट इज एन, एन इज k माइनस एल। जहाँ पे हमें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि k इज ग्रेटर देन l, वो हम आसानी से इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वुड हैव बिन ए स्ट्रैटेजी ऑफ प्रूफ। पर यहाँ पे ये गलत है, हम नहीं बोल सकते कि व्हाट वी कैन नॉट से इज दिस, ये बात ट्रू नहीं है कि ये चीज़ें बराबर हैं। क्या लिख दिया, ये बात ट्रू नहीं है कि दिस इज एन इक्वालिटी, ये इन जनरल ट्रू नहीं है। यहाँ पे एक इंटीजर ऐड कर देंगे, एक सूटेबल इंटीजर ऐड कर देंगे तो फिर ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगी। और उस वजह से हमें थोड़ा सा मतलब प्रूफ ध्यान से आगे करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द जनरल स्कीम। अब इस आइडिया के साथ आगे बढ़ते हैं, खुद से कोशिश करें प्रूफ लिखने की, गिवन दीज आइडियाज अब प्रूफ लिखने की कोशिश करें, दैट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। ऑल राइट, सो बाय द बोल्ज़ानो-वायरस्ट्रैस प्रॉपर्टी, the sequence has a convergent subsequence. So therefore, or say x is the limit, say x is a subsequential limit. मैं ऐसे भी बोल सकता था कि by the Bolzano-Weierstrass property, the set of all the subsequential limits is non-empty. उसमें से बस एक एलिमेंट हमने उठा लिया है। ठीक है, तो x is a subsequential limit. So therefore, क्योंकि x is a subsequential limit, हमें पता है कि this happens frequently, यानी xn comes close to x frequently, और close के लिए मैं एप्सिलॉन बाई 2 यूज़ करूँगा। ठीक है, मेरे ख्याल से एप्सिलॉन बाई 2 से मेरा काम चल जाएगा। तो ये हो गया, पर अब इससे हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं, और ये वही सब जो भी मैं बोल रहा था ये वही हो रहा है। एक्स एक सबसिक्वेंशियल लिमिट है, तो फ्रीक्वेंटली जो पॉइंट्स हैं वो एक्स के क्लोज आएंगे। क्लोज के लिए मैंने एप्सिलॉन बाई 2 को चुन लिया है टू क्वांटिफाई द क्लोजनेस। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि therefore we can find in particular integers या natural numbers R and S such that ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, कोई बड़ी बात नहीं हो गई। और जहाँ पे हम ये भी मान सकते हैं कि R S से छोटा है, दो इंटीजर्स हैं या दो नेचुरल नंबर्स हैं, कोई डिस्टिंक्ट है तो कोई तो दूसरे से बड़ा होगा। तो ये हम कर सकते हैं, पर अगर हम इन दोनों बातों को देखें तो हमें ये भी पता चल रहा है कि एक्स आर और एक्स एस आपस में बहुत नज़दीक हैं। फिर वही जो हमने यहाँ बोला था, अगर कोई दो नंबर्स एक्स के बहुत नज़दीक हैं तो आपस में बहुत नज़दीक हैं। सो देयरफॉर दिस डिफरेंस इज लेस देन एप्सिलॉन। ओके, ऑल राइट। और अब क्या होगा कि जो बात हम बोलना चाहेंगे यहाँ से वो ये कि आई मीन वी वांटेड टू से कि भाई दिस इम्प्लाइज एक्स एस माइनस आर इज लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ से हम ये बोलना चाहते हैं पर उसमें समस्या आएगी, तो उस समस्या का हमें अब समाधान करना है। तो व्हाट इज एक्सेस, लेट्स राइट इट डाउन। से एक्सेस इज, वी नो व्हाट इज एक्सेस बाय डेफिनेशन, भी साइड में लिख देता हूँ। सो वी नो दैट this is S alpha का fractional part, which we can write as follows. Yeah, let's say S alpha is some integer plus I लिखना चाहिए क्या?
लेट मी सी, जे लिख देता हूँ, आई लिख दूंगा आर के लिए. दिस इज जे प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एस अल्फा, राइट, विच इज जे प्लस एक्स एस. क्या कर रहा हूँ? कुछ कर नहीं रहा हूँ. एस अल्फा एक नंबर है, उसको एक इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एस अल्फा के तौर पे लिखा जा सकता है. कोई भी रियल नंबर हो एक्स, हम उसको लिख सकते हैं सम इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, यूनिकली इन फैक्ट. ओके, सो बस वही चीज़ कह रहा हूँ. सो वी हैव दिस. सिमिलरली से r alpha is I plus fractional part of r alpha, which is I plus x r. तो ये जो हमारी इक्वेशन है या इनइक्वालिटी है, this gives that j minus I xs minus xr किया गया है. So I mean, long story short, if you just do the algebra, you'll get this. J minus I minus this absolute value is small. ये आ जाएगा. जस्ट सब्सटीट्यूट. मे बी अगर इसको करेंगे तो एस माइनस आर अल्फा माइनस ये चीज़ आ रही होती, फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो एब्सोल्यूट वैल्यू लगी है तो सब एक ही बात है. सो नाउ इसको मैं कुछ बोल देता हूँ. लेट्स कॉल दिस डी, दिस गाय, दिस इज डी एंड डी इज अ पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर, और इसको मैं एन बोल देता हूँ. और ये कोई सा इंटीजर है, मुझे एन नहीं पता पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बट इट्स सम इंटीजर. ओके, सो हमने क्या देखा? अगर इस चीज़ को समराइज करें, सो व्हाट वी हैव शोन इज shown that there is an integer n and a natural number d such that this thing is less than epsilon. तो जो हमें प्रूव करना था उससे थोड़ा सा वीकर स्टेटमेंट प्रूव हो गया है. हमें शो करना था कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर d ऐसा है सच दैट d अल्फा का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो छोटा है. पर उससे वीकर स्टेटमेंट हमने प्रूव किया है कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर d ऐसा है सच दैट d अल्फा लाइज क्लोज टू एन इंटीजर. क्यों इन दोनों स्टेटमेंट्स में कुछ भी संबंध है? अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ डी अल्फा हम कह रहे हैं छोटा है, तो इसको बोलने का एक तरीका ये भी हो गया कि डी अल्फा इज जस्ट सम सुटेबल इंटीजर प्लस अ स्मॉल नंबर. ये बोलना कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ डी अल्फा छोटा है, एग्जैक्टली द सेम एज सेइंग कि डी अल्फा इज सम सुटेबल इंटीजर प्लस अ स्मॉल नंबर, राइट. इसको रियलाइज कर लीजिए, आगे की बात फिर बहुत आसानी से समझ में आएगी. पर इससे एक थोड़ा सा वीकर स्टेटमेंट है कि डी अल्फा इज क्लोज टू एन इंटीजर, प्लस स्मॉल नंबर के बजाय माइनस स्मॉल नंबर की संभावना भी यहाँ पे आ गई है. बस इतना ही फर्क है. तो हमें अब दो केस बना करके, एक तो फेवरेबल केस है, दैट इज फाइन. जो माइनस साइन वाला केस है उससे डील करना पड़ेगा. ओके, सो वील मेक, आई मीन दिस इम्प्लाइज, इसको भी थोड़ा सा मसाज कर लेते हैं. दिस इम्प्लाइज कि d alpha is less than n plus epsilon and greater than n minus epsilon. एक ही बात है, इसमें कुछ implies भी नहीं, तो इक्विवेलेंट ही है. this and that are the same things. So there are two cases. Case 1, या तो ये हो सकता है, मैं बस ये कह रहा हूँ दो पॉसिबिलिटीज है. या तो डी अल्फा एन से बड़ा है या उससे छोटा है, एन के बराबर नहीं हो सकता. ये अगर एन के बराबर हो जाएगा तो अल्फा एक रैशनल नंबर बन जाएगा, पर वो रैशनल है नहीं. तो एक केस है कि डी अल्फा एन से बड़ा है और दूसरा केस है कि वो एन से छोटा है. तो ये केस तो ठीक है, दिस इज द फेवरेबल केस. अगर डी अल्फा इज सम इंटीजर एंड सम इंटीजर प्लस अ स्मॉल क्वांटिटी के बीच में, तो दिस इमीडिएटली इंप्लाइज कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ डी अल्फा है वो एप्सिलॉन से छोटा है, एंड दैट्स इट. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड टू प्रूव. सो दिस इमीडिएटली इंप्लाइज
that the fractional part of d alpha is less than epsilon. So this case is fine. हमें इस केस के साथ डील करना है. तो ये मैं पता नहीं कितना लिखूंगा, पर मैं शायद समझाने पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करूँगा. सो अगेन अ वेरी सिंपल बट क्रूशल ऑब्जर्वेशन कि ये जो स्टेटमेंट है, ये वाली जो चीज़ लिखी है कि देर इज सम इंटीजर n फॉर विच दिस होल्ड्स, इज एग्जैक्टली द सेम एज सेइंग कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है डी अल्फा का वो 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 के बीच में है. एग्जैक्टली द सेम स्टेटमेंट. तो फिगर में अगर बनाना हो तो ऐसे बना सकते हैं. ये जो चीज़ है दिस इज़ 1 माइनस एप्सिलॉन और fractional part of d alpha is sitting somewhere here. So the number xd is here. हमें शो करना था कि xd एक्चुअली यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा फॉर सम d, पर वो तो इस केस में हम बोल पा रहे हैं. इस केस में हम एकदम उसका सॉर्ट ऑफ ऑपोजिट बोल पा रहे हैं कि हमें लाना तो उसे 0 के नज़दीक था पर हम 1 के नज़दीक ले गए. बट यहाँ से बात एक्चुअली एकदम क्लियर है. मैं एप्सिलॉन वाली बाउंड्री बना देता हूँ. हमें लाना इसको यहाँ पर है, तो हमें शो करना है देयर इज सम इंटीजर n, सम पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n अल्फा इज हियर. पर सो फार वी हैव अ पॉजिटिव इंटीजर d सच दैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ d अल्फा इज हियर. बट वेयर इज x2d? अगर xd यहाँ पर है, वेयर इज x2d? वेल जस्ट थिंक अबाउट इट. अगर ये ओके, मे बी आई शुडंट यूज द वर्ड वेक्टर. x2d हम कैसे निकालें? x2d इज this thing, but फिर वही ऑब्जर्वेशन, दिस इज सेम एज डी अल्फा प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ डी अल्फा का फ्रैक्शनल पार्ट. ये जो ऑब्जर्वेशन हमने पहले भी करी थी, क्योंकि 2d अल्फा इज जस्ट डी अल्फा प्लस डी अल्फा का फ्रैक्शनल पार्ट. मे बी आई विल राइट इट दैट वे, राइट? तो यहाँ पर अगर मैं डी अल्फा ऐड करूँ, आगे बहुत आगे कहीं निकल जाएगी चीज़. यहाँ पे डी अल्फा ऐड करूँ और फिर जो नंबर मिले उसका फ्रैक्शनल पार्ट ले लूँ, सो दैट इज x2d. बट थोड़ा सा विचार करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि x2d इज एक्चुअली जस्ट दिस नंबर. जितना डिस्टेंस ये यहाँ से दूर है 1 से, सेम चीज़ जस्ट ट्रैवल कर जाएं टुवर्ड्स द लेफ्ट, वहाँ से x2d मिल जाएगा. सो दिस इज़ व्हाट आई वांट यू टू रियलाइज. सो मैं लिख के समझाऊंगा तो बात समझ में कम आएगी, ऐसे बोल के बताना ज़्यादा बेहतर है. तो दिस सॉर्ट ऑफ जस्ट गोज द अदर वे. ये एरो बना देता हूँ, ठीक है. सो दिस इज xd, फिर ये x2d है, ऐसे चलते जाएंगे x3d. पर क्योंकि जो स्टेप साइज है वो एप्सिलॉन से कम है, तो कभी ना कभी हमें इस एप्सिलॉन लेंथ के गड्ढे में गिरना पड़ेगा. तो देयर विल बी सम k सच दैट xkd इज एक्चुअली लाइंग हियर एंड दैट्स इट. तो ये एक इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन है, और दिस इज़ नॉट वेरी हार्ड, नथिंग वेरी हार्ड गोइंग ऑन. बट फ्रैक्शनल पार्ट के साथ कैसे खेल सकते हैं, बस वो आना चाहिए, विच इज़ वेरी ईजी. Anyway, so this statement we have proven, or this was the main input for our main lemma. So let's, हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको strengthen करेंगे. ये अपने आप को, I mean, this is a self-refining statement. So let's go to the next slide. समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. तो फिर वही हमारे पास एक irrational रियल नंबर है, फिर हमने वो सीक्वेंस डिफाइन कर दिया. तो हम कह रहे हैं कि कोई भी एप्सिलॉन फिक्स कर लें, ये चीज़ हैपन्स फ्रीक्वेंटली. पिछले लेमा में हम बस कह रहे थे देयर इज एन एन फॉर विच दिस हैपेंस, यानी एटलीस्ट वंस ये हो जाएगा. अब हम कह रहे हैं दिस हैपेंस फ्रीक्वेंटली. यू कैन डिड्यूस दिस फ्रॉम द प्रीवियस स्टेटमेंट. व्हाई? बिकॉज यू कैन डू द फॉलोइंग. एप्सिलॉन तो फिक्स्ड है, एप्सिलॉन तो फिक्स्ड है, हम जानते हैं कम से कम एक एन ऐसा है सच दैट दिस हैपेंस. लेट्स से n1 के लिए ऐसा हो गया. फिर बाय द सेम लॉजिक हम बोल सकते हैं कोई n2 ऐसा है सच दैट दिस हैपेंस. एप्सिलॉन बाई 2 भी आफ्टर ऑल एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो अप्लाइंग द सेम थ्योरम एज बिफोर, कोई n2 मिलेगा सच दैट दिस हैपेंस. अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि n2 इज ग्रेटर देन n1, नॉट नेसेसरीली, मुझे नहीं पता. हो सकता है कि आई मीन आई कुड अरेंज कि n2 इज ग्रेटर देन n1, बट अभी मैं बस कुछ नेचुरल नंबर्स लिखते जाऊँगा. n3 ऐसा है कि ये हो रहा है,
एंड सो ऑन. ओके, अब ये हमारे पास एक इनफाइनाइट लिस्ट है नेचुरल नंबर्स की, जिसमें ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी नेचुरल नंबर इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स रिपीट हो रहा है. ये हो नहीं सकता. अगर कोई नेचुरल नंबर इस लिस्ट में इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि देयर इज अ नेचुरल नंबर n सच दैट दिस इज आर्बिट्ररली स्मॉल, यानी xn इज स्मॉलर देन एवरी पॉजिटिव रियल, यानी xn वुड देयरफॉर बी जीरो, बट xn तो जीरो नहीं है किसी भी n के लिए. सो लेट्स बी वेरी केयरफुल. जो भी यहाँ नेचुरल नंबर्स दिख रहे हैं n1 n2 n3, n1 n2 n3, ये जो भी नेचुरल नंबर्स हैं, मैं कह रहा हूँ कोई भी इनमें से इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स रिपीट नहीं हो रहे हैं. हर नेचुरल नंबर ये जो यहाँ दिखेगा एट मोस्ट फाइनाइटली मेनी टाइम्स दिखेगा, इनफैक्ट एग्जैक्टली फाइनाइटली मेनी टाइम्स दिखेगा. क्यों? क्योंकि अगर कोई नेचुरल नंबर इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, उस नेचुरल नंबर, मान ले वो नेचुरल नंबर 7 है, तो इसका मतलब 7 यहाँ इनफाइनाइटली मेनी बार आ रहा है. पर क्योंकि ये चीज़ घटती जा रही है, ये जो टॉलरेंस लेवल है, उससे ये सिद्ध हो जाएगा कि x7 इज स्मॉलर देन एवरी पॉजिटिव रियल, और x7 खुद भी पॉजिटिव ही है, राइट. x7 जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि अल्फा इर्रेशनल है. So saying that xn is smaller than every positive real is absurd, and that's a contradiction. So every natural number here appears only finitely many times, और उस वजह से हम एक increasing sequence of natural numbers यहाँ पर pick कर सकते हैं, and that gives us this statement. Okay, या वो भी बोलने की ज़रूरत नहीं थी. There are infinitely many distinct natural numbers here, but that is enough. क्योंकि every natural number appears at most finitely many times, इस वजह से अगर ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हम लें जो यहाँ अपियर कर रहे हैं, वो एक इनफाइनाइट सेट होना पड़ेगा. वो एक फाइनाइट सेट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो फाइनाइट होता तो किसी एक नेचुरल नंबर को इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स अपियर करना पड़ता. ओके, सो क्योंकि वो इनफाइनाइट सेट है, दिस इज इमीडिएटली एस्टैब्लिश्ड बिकॉज ऑल ऑफ देम इज लेस देन एप्सिलॉन. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. नहीं क्लियर है तो सोच करके विचार कर सकते हैं, रुक करके विचार कर सकते हैं. ओके, फाइनली जो हमारा मेन थ्योरम है आज का, जिसको नाम मैंने ये दिया है इर्रेशनल सर्कल रोटेशन इज डेंस, बट अगेन व्हाट डज इट हैव टू डू विद सर्कल्स और रोटेशन, अनक्लियर. सो अल्फा इज एन इर्रेशनल नंबर और xn इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एन अल्फा. एज यूजुअल हम कह रहे हैं, we claim that this set is dense in the unit interval 0,1, पर हमने कभी इसकी बात करी नहीं थी. व्हाट डज इट इवन मीन टू से कि कोई चीज़ 0,1 में डेंस है. हमने रियल नंबर्स में डेंसिटी की बात करी थी. अगर हमारे पास कोई सबसेट ऑफ रियल नंबर्स दिया हुआ है तो हमने डिफाइन किया था व्हाट इट मीन्स टू से कि s इज डेंस इन r. पर हमने ये कभी नहीं डिफाइन किया व्हाट इट मीन्स टू से दैट समथिंग इज डेंस इन एन इंटरवल. तो उसका मतलब एग्जैक्टली ये है कि कोई भी p चुना जाए, p is any real number, any number in this interval closed on one side, open on the other side, और कोई एप्सिलॉन हमने चूज कर लिया, तो कोई वेल सो ये फ्रीक्वेंटली लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, पर ठीक है. सो हम कह रहे हैं कि देन वी हैव दिस हैपनिंग फ्रीक्वेंटली. इनफैक्ट एटलीस्ट वंस भी लिखेंगे तो भी वो डेंसिटी प्रूव हो जाएगी. पर ठीक है, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्गर स्टेटमेंट कि एक्चुअली मे बी पिक्चर्स बना के देख लेते हैं. This is 0, this is 1, this is p plus epsilon. हम कह रहे हैं कोई भी p चुना जाए तो इस क्षेत्र में इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स ये नंबर xn आएगा. तो इट्स इवन स्ट्रॉन्गर देन जस्ट व्हाट दिस ब्लू थिंग वाज ट्राइंग टू से. ओके, पिछले स्लाइड में हमने क्या देखा कि अगर p को 0 लिया जाए तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. ये पिछले स्लाइड का ही कंटेंट है. p को 0 लेने पे हमें ये वाला क्षेत्र मिलेगा और इसमें इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स xn आएगा. ये हम शो कर चुके हैं. हम बस उस चीज़ को थोड़ा स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि वो जो एप्सिलॉन लेंथ का रीजन है वो ज़रूरी नहीं है कि हम ओरिजिन से, मतलब 0 से लें, हम कहीं से भी ले सकते हैं. ये पॉइंट है. ओके, सो व्हाई इज़ दैट? इट जस्ट फॉलोज फ्रॉम व्हाट वी डिड. तो मैंने मान लीजिए ये बना लिया, एक एप्सिलॉन लेंथ की विंडो बना ली, यहाँ पे गड्ढा इसको समझ सकते हैं. एप्सिलॉन लेंथ का गड्ढा है, तो हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन बाय 2 ले लिया यहाँ पे हमने, या एप्सिलॉन ही ले लो. यहाँ पे एप्सिलॉन मार्क कर लिया. हमें पता है कि
फ्रीक्वेंटली जो है वो एक्सन यहाँ पर आकर के गिरेगा. लेट मी राइट के हियर कि कोई एक एक्स के अगर इस रीजन में आ गया, जो कि हम जानते हैं इनफाइनाइटली मैनी बार आएगा, तो जैसे ही कोई के यहाँ पर आया, हम फिर वही स्टेप्स ले करके, सेम स्टेप्स ले करके इस गड्ढे में गिर सकते हैं. क्योंकि जो हमारा स्टेप साइज है वो एप्सिलॉन से छोटा है, तो एट सम पॉइंट वी हैव टू फॉल इन दिस पिट हुज लेंथ इज एप्सिलॉन. ठीक है. सो अगर ये एक्स के है तो व्हाट इज एक्स टू के? सो दिस वाज द क्रूशियल ऑब्जर्वेशन जो हमने पहले भी करी थी. अगर ये एक्स के है देन व्हाट इज एक्स टू के? एक्स टू के इज जस्ट मूव दिस here. This number that we see, this is x2k. राइट. ये वही वाली खुफिया प्रॉपर्टी की u प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ u प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ v. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस गाय इज एक्चुअली जस्ट दिस थिंग, दिस सिंपल नाइस प्रॉपर्टी. तो ये कर करके बार बार सम मल्टीपल ऑफ k विल फॉल हियर. पर अब क्योंकि xk इज कमिंग हियर फ्रीक्वेंटली, यू कैन नाउ आर्ग्यू कि दिस इज ऑल्सो ट्रू. So make sure all of this is clear. ठीक है. So this is what we will refer to as the density of irrational circle rotation. Okay. Finally एक अच्छा nice illustration, एक बहुत popular puzzle. हमारे पास एक irrational slope है. समझें कि ये पॉजिटिव नंबर है, पर ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव हो. सोचने के लिए अच्छा है कि इसे पॉजिटिव समझें. और L एक लाइन है R2 में जो ओरिजिन से पास होती है और जिसका स्लोप m है, जैसे मैंने यहाँ बनाई हुई है. स्टेटमेंट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर स्टेटमेंट ये है, कोई भी एप्सिलॉन फिक्स कर लें तो हमें लैटिस पॉइंट्स यानी वो पॉइंट्स जिनके दोनों कोऑर्डिनेट्स इंटीजर्स हों, लैटिस पॉइंट्स इन R2 ऐसे मिलेंगे सच दैट उनके दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पॉजिटिव हैं, यानी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, और इन पॉइंट्स की डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज एट मोस्ट एप्सिलॉन. कोई भी एप्सिलॉन फिक्स करें तो क्या होगा कि इस लाइन के आर्बिट्ररीली नज़दीक हमको पॉइंट्स आते हुए मिल जाएंगे. ओके. सो आई होप द स्टेटमेंट इज क्लियर. और वो फिगर में सॉर्ट ऑफ दिख भी रहा होगा. ये जो पॉइंट है काफ़ी नज़दीक आ गया है इस लाइन के, ये जो पॉइंट है काफ़ी नज़दीक आ गया है. बहुत से पॉइंट्स हैं जो बहुत दूर दूर हैं, पर हम ये कह रहे हैं कि कोई भी एप्सिलॉन चूज कर लें, ऐसा एक ना एक लैटिस पॉइंट होगा जो इस लाइन के एप्सिलॉन क्लोज होगा. ये हम कहना चाह रहे हैं. तो ये बड़ी आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं यूजिंग व्हाट वी जस्ट लर्नड, irrational circle rotation is dense यूज करके. सो हियर इज द प्रूफ. तो सोचते हैं ये प्रॉब्लम बोल क्या रहा है. किसी भी इंटीजर a के लिए जो लाइन पे पॉइंट है वो क्या है. किसी मतलब प्रॉब्लम, ठीक है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम ये तो नहीं बोल रहा है, पर फिर भी किसी भी इंटीजर a के लिए जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है लाइन पर वो क्या है. अगर ये a है तो दिस ऑरेंज लेंथ इज जस्ट ma, सो दिस पॉइंट इज a, ma. पर अभी हमने क्या सीखा कि ये जो ma है, क्योंकि m इज इर्रेशनल, मतलब थिंक ऑफ m एज अल्फा, एक्चुअली अल्फा ही हमने यूज़ किया था उस इर्रेशनल नंबर के लिए. नोटेशन थोड़ी मेरी गंदी है यहाँ पे. तो क्योंकि m इर्रेशनल है, ये चीज़ हमें पता है कि इंटीजर्स की बहुत क्लोज लाई जा सकती है. उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर चीज़ हमें पता है, पर हमें पता है कि दिस थिंग कम्स आर्बिट्ररीली क्लोज टू इंटीजर्स. क्यों? क्योंकि इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है हम जानते हैं कितना भी छोटा बनाया जा सकता है. तो अगर इसका फ्रैक्शनल पार्ट छोटा है, इसका मतलब ma इज क्लोज टू एन इंटीजर. इन पर्टिकुलर इट मीन्स इट इज क्लोज टू एन इंटीजर, राइट. तो अगर ये इंटीजर के क्लोज है किसी के, तो उस इंटीजर का कुछ नाम होगा. लेट्स से दिस इज क्लोज टू एन इंटीजर b, तो जो पॉइंट a, b है फिर वो इसके बहुत नज़दीक हो जाएगा. अगर ये किसी इंटीजर b के बहुत नज़दीक है तो ये पूरी चीज़ a, b के बहुत नज़दीक है. दैट्स इट. उस चीज़ को बस अब कर लेना है. सो आई डोंट सी एनी पॉइंट राइटिंग इट डाउन. तो यहाँ हमने पूरी वो पावर भी यूज़ नहीं करी इर्रेशनल सर्कल रोटेशन इज डेंस की. हमें बस इतना ही चाहिए था कि अगर अल्फा कोई फिक्स्ड इर्रेशनल है, या m बोल देता हूँ, m कोई फिक्स्ड इर्रेशनल है, तो देर आर इंटीजर्स a such that this is arbitrarily close to an integer or as close to an integer as we like, and that fact is a little weaker fact than irrational circle rotation is dense. Okay, so this lecture may have been a little heavy, I don't know. कुछ भी हो इस पे समय बताएंगे तो बात समझ में आ जाएगी. कमेंट्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, नोट्स मैंने दिए हुए, नोट्स पढ़ सकते हैं.
All right, so with that, I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.